एक देश जो तेल और गैस से मालामाल है, लेकिन जिसकी नीतियां दुनिया भर में सवाल खड़े करती हैं, वो है कतर। हाल ही में दोहा में 60 अरब इस्लामी देशों का एक आपातकालीन सम्मेलन हुआ, जिसका मकसद इजराइल के खिलाफ एकजुट होना था। लेकिन कतर की लाख कोशिशों के बावजूद कोई ठोस आर्थिक प्रतिबंध या सैन्य कार्रवाई पर सहमति नहीं बन पाई। इसकी सबसे बड़ी वजह है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में कतर की अविश्वसनीय सहयोगी वाली छवि। कतर अपनी ऊर्जा संपदा और अल जजीरा जैसे मीडिया नेटवर्क के सहारे इस्लामिक दुनिया में अपना दबदबा बढ़ाना चाहता है, लेकिन उसकी महत्वाकांक्षाएं और कुछ रणनीतिक फैसले इस्लामिक जगत, इजराइल और अमेरिका सभी को संदेह में डालते हैं। हमले के बाद काफी ऐसे सवाल हैं जो आप और हम दोनों ही जानना चाहते हैं, जैसे क्या सऊदी अरब, ईरान की एकजुटता झूठी है? कतर हमले के बाद इजराइल पर ज्वाइंट स्ट्राइक फेल हो गई है। इजराइल को हराने का प्लान क्या बर्बाद हो जाएगा? चलिए इन सभी सवालों के जवाब जानते हैं इस वीडियो में आगे बिल्कुल सरल भाषा में। नमस्कार, मेरा नाम है अनुषी गुप्ता और आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया। एक तरफ कतर अमेरिका और पश्चिमी देशों का अपनी सुरक्षा का साथी बनाता है, तो दूसरी तरफ हमास, अल-कायदा, ISIS, मुस्लिम ब्रदरहुड और तालिबान जैसे आतंकी समूहों से भी दोस्ती रखता है। ये तो सरासर विरोधाभासी है। ये नीति इसके सहयोगियों को असमंजस में डालती है। वहीं शिया बहुल ईरान में कतर की नजदीकी सुन्नी बहुल अरब देशों को भी असुरक्षित महसूस कराती है। कतर पर आरोप है कि वो शांति और मध्यस्थता की बात तो करता है, लेकिन चोरी छिपे आतंकी समूहों को समर्थन भी देता है। हमास इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। कतर कई दशकों से हमास को राजनीतिक, आर्थिक और राजनयिक मदद दे रहा है। दोहा में न केवल हमास के बड़े नेता रहते हैं, बल्कि उसने गाजा में हमास की सरकार को अरबों डॉलर की सहायता भी दी है। अमेरिका और यूरोपीय संघ ने हमास को आतंकवादी संगठन घोषित किया हुआ है, फिर भी कतर उसकी खुलेआम मदद करता है। हैरत की बात तो ये है कि हमास इजराइल युद्ध में कतर ने खुद को एक महत्वपूर्ण वार्ताकार के रूप में भी स्थापित कर लिया। ये कतर की चतुराई और धोखे को दिखाता है। एक तरफ वो अमेरिका की सुरक्षा का फायदा उठाता है, तो दूसरी तरफ हमास जैसे संगठनों से नजदीकी रखकर खुद को क्षेत्रीय राजनीति में जरूरी मध्यस्थ साबित करता है। लेकिन इससे इस्लामी जगत में गहरा अविश्वास पैदा होता है और अमेरिका के सामने ये सवाल खड़ा होता है कि क्या उसे कतर पर हमास के दफ्तर बंद करने का दबाव डालना चाहिए। 2007 में जब हमास ने गाजा पर कब्जा किया, तो कतर के अमीर शेख हमद पहले विश्व नेता थे जिन्होंने गाजा का दौरा किया और 40 करोड़ डॉलर की मदद का वादा किया था। इससे हमास को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक तरह की मान्यता मिली। कतर हमास को ईंधन के रूप में भी मदद देता है, जिसे हमास के अधिकारी बेचकर संगठन की गतिविधियों में पैसे जुटाते हैं। ईरान भी हमास का समर्थन करता है, जबकि सऊदी अरब और UAE ने उसे प्रतिबंधित किया है। यहाँ कतर ईरान के साथ खड़ा दिखाई देता है। हमास का राजनीतिक और वित्तीय ढांचा लंबे समय से कतर में सुरक्षित है। हमास के राजनीतिक ब्यूरो के प्रमुख इस्माइल हनिये अपनी मृत्यु तक दोहा में ही रहते थे। दिलचस्प बात यह है कि दोहा में हमास के नेता 5 सितारा होटलों में रहते हैं और उनकी संपत्ति 4 अरब डॉलर से भी ज्यादा है। ये गाजा की दयनीय मानवीय स्थिति और हमास की प्रतिरोध वाली छवि के बीच एक तीखा विरोधाभास पैदा करता है। कतर सरकार के स्वामित्व वाला अल जजीरा नेटवर्क भी नियमित रूप से हमास की हिंसक गतिविधियों की तारीफ करता है। कतर के प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन अब्देल रहमान अल थानी दावा करते हैं कि कतर ने क्षेत्र में शांति बनाए रखने के लिए हमास से संबंध बनाए, लेकिन असलियत में ये सहयोग हिंसा को बढ़ावा देने वाला साबित हुआ है। कतर की मदद ने हमास की शासन और सैन्य क्षमताओं को मजबूत किया है, जिससे गाजा में आम जनता की स्थिति सुधरने के बजाय हमास को और आक्रामक बनने का मौका मिला है। इजराइल की सुरक्षा एजेंसी शिन बेट का आकलन है कि कतर से गाजा में धन के प्रवाह और हमास की सैन्य शाखा तक उसकी पहुंच ने 7 अक्टूबर 2023 के हमले से पहले हमास को अपनी सेनाएं तैयार करने में मदद की। इसके अलावा गाजा में मिले दस्तावेजों से ये भी सामने आया कि कतर और हमास के बीच एक गुप्त धन चैनल था। हमास का राजनीतिक कार्यालय 2012 से दोहा में है, जहां हमास के अधिकारी आजादी से काम करते हैं। अमेरिका के भरोसे के कारण इजराइल ने भी कतर की भूमिका को स्वीकार किया, लेकिन पिछले साल अमेरिका ने कतर से आग्रह किया था कि अगर वो बंधक समझौते पर सहमत नहीं होते हैं तो हमास नेताओं को हटा दे। जब कतर बंधकों को लेकर कोई समझौता नहीं कर पाया, तो उसका डबल गेम सामने आ गया। तभी नेतन्याहू ने कतर में हमास के नेताओं को निशाना बनाने का फैसला किया। नेतन्याहू ने दावा किया है कि दोहा पर हमले की सूचना कतर और अमेरिका दोनों को पहले ही दे दी गई थी। सिर्फ हमास ही नहीं, कतर की भूमिका सीरिया और इराक जैसे देशों में भी खतरनाक इस्लामी समूहों को आर्थिक और राजनीतिक सहयोग देने में सामने आई है।
कतर के एक बड़े गैर सरकारी संगठन कतर चैरिटी द्वारा अल कायदा को वित्तीय सहायता पहुंचाने के तथ्य भी सामने आए हैं। कतर सीरिया में अल कायदा के सहयोगी अल नुसरा फ्रंट को भी प्रायोजित करता रहा। यहाँ तक कि कतर के शाही परिवार के एक सदस्य ने इराक में अल कायदा के संस्थापक अबू मुसाब अल जरकावी को सुरक्षित ठिकाना दिया था। 2014 में इराक के पूर्व प्रधानमंत्री ने तो ये भी कहा कि कतर ने इराक और सीरिया में गृह युद्ध शुरू किया और इस्लामिक स्टेट और अल कायदा जैसे आतंकवादी आंदोलनों को उकसाया भी और प्रोत्साहित भी किया। कतर की ये दोहरी भूमिकाएं शिया नेता ईरान और सुन्नी महाशक्ति सऊदी अरब दोनों को दुविधा में डालती है। यूरोप और अमेरिका भी जानते हैं कि कतर एक तरफ खुद को शांति वार्ताओं का मध्यस्थ बनाता है, वहीं दूसरी ओर आतंकवादी संगठन के नेतृत्व को संरक्षण देकर उसे आर्थिक और राजनीतिक शक्ति ये देता है। जाहिर है कतर के इस डबल गेम के कारण ना तो उसे इस्लामिक दुनिया में विश्वसनीय माना जाता है और ना ही यूरोप या फिर अमेरिका उसका आंख मूंद कर समर्थन कर सकते हैं। ये उसकी अंतर्राष्ट्रीय साख के लिए एक बड़ा संकट है। आपका क्या सोचना है? क्या नेतन्याहू अपने प्लान में कामयाब हो पाएंगे? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। नमस्कार।